जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और आज है देखिए 3 नवंबर, और 3 नवंबर की करंट अफेयर की जो क्लास इंपॉर्टेंट हो सकती है वो हम कवर करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए और सभी पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका के अंदर एक शहर का नाम है जिसका नाम है त्रिंकोमाली। त्रिंकोमाली जो है यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की एक शाखा का उद्घाटन किया गया है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा ये उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन किया गया है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। अमित शाह जी की बात करें तो इनके पास गृह मंत्रालय मिलेगा। निर्मला सीतारमन जो है ये वित्त मंत्री हैं, भारत की पहली स्वतंत्र प्रभार वाली वित्त मंत्री। इससे पहले बात करें तो इंदिरा गांधी जी भी वित्त मंत्री रह चुके हैं, लेकिन वो जो थी वो प्रधानमंत्री रहते हुए मतलब वित्त मंत्री बनी थी, तो उनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं था, एडिशनल चार्ज था। शक्तिकांत दास की बात करें तो शक्तिकांत दास जी जो हैं ये 25वें नंबर के आरबीआई थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में गवर्नर हैं आरबीआई के 25वें नंबर के। डिजिट याद रखना, डिजिट एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। दिनेश खरा की बात करें तो ये एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। एसबीआई के वर्तमान हेड दिनेश कुमार खरा जी हैं। आइए डिस्कस करते हैं श्रीलंका का मैप। और श्रीलंका का मैप ये आपके सामने है। देखिए यहाँ पर मिलेगा पाक, यानी कि पाक जल संधि। पाक जल संधि एग्जाम में पूछी जाती है कि किन दो देशों के बीच में है, तो श्रीलंका और भारत के बीच में। जस्ट इसके नीचे आपको मिलेगा पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर मिलेगी गल्फ ऑफ मन्नार, यानी कि मन्नार की खाड़ी। इन तीनों का क्रम आपने याद रखना है। ये उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले आ जाएगी पाक जल संधि, उसके बाद पाक की खाड़ी आ जाएगी, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी के अंदर डुगोंग पाए जाते हैं। डुगोंग जो है देखिए एक फिश है डुगोंग। डुगोंग डुगोंग के लिए संरक्षण प्राप्त है डुगोंग को, और ये एक जलीय जीव के रूप में जाना जाता है, शाकाहारी जीव है जो केवल मन्नार की खाड़ी में ही पाया जाता है। और मन्नार की खाड़ी देखिए एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। भारत के अंदर यदि बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो कुल मिलाकर 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उसी में के एक है मन्नार की खाड़ी भी। यहाँ पर मिलेगा आपको हम्बनटोटा पोर्ट, जो चीन के अंडर में आता है, जिसने चीन ने इसको 99 सालों के लिए लीज पर लिया हुआ है। यहाँ पर मटाला एयरपोर्ट मिलेगा। ये सबसे कम व्यस्तम, दुनिया में सबसे कम उड़ानें यहाँ से भरी जाती हैं, सबसे कम व्यस्तम क्षेत्र है, मतलब एयरपोर्ट है मटाला एयरपोर्ट। कोलंबो इसकी राजधानी हो जाएगी। अभी जो इसका नाम है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टा इसका नाम है। यहाँ पर मिलेगी इसकी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है पेडुरु तेलागाला। थोड़ा सा अजीब सा जरूर नाम है, लेकिन इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, वो नाम आप नोट कर लीजिए। ये है माउंट पेड्रो। माउंट पेड्रो के नाम से पूछा जाता है। यदि माउंट पेड्रो की पहाड़ियां आपको किस देश में मिलेगी, तो ये मिलेगी श्रीलंका के अंदर। यहाँ पर है जाफना द्वीप, और जाफना द्वीप में सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर तमिल लोग रहते हैं। इसका डिस्प्यूट भी था भारत के साथ में, अब वो समाप्त हो चुका है। तो कुछ ये इंपोर्टेंट फैक्ट थे जो हमने श्रीलंका के मैप से पढ़े। आगे बात करते हैं आरबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक जो ऑफ इंडिया जो है, इसके मैंने आपको अध्यक्ष अभी बताए हैं, दिनेश कुमार खरा जी हैं। गठन इसका किया गया था 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। दरअसल 1 जुलाई 1955 ईस्वी के में भी बनने में इसका एक इतिहास है, और इतिहास की वजह से जो है इसके क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाते हैं। दरअसल इसका जो इतिहास है, सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का गठन किया गया था, जिसमें एक तो हो जाएगा आपका बैंक ऑफ बंगाल, जिसको 1806 ईस्वी में बनाया गया था। दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, बॉम्बे।
इसको 1880 ईस्वी में बनाया गया था। बैंक ऑफ मद्रास, इसको बनाया गया था 1843 ईस्वी में। इन तीनों को मर्ज किया गया और मर्ज कर कर एक बैंक नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 ईस्वी में। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को आगे चलकर 60% हिस्सेदारी के साथ भारत सरकार इसका अधिग्रहण करती है और इसको नाम देती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक का उदय होता है। इसके यदि टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन वैसे 3 है इसकी, लेकिन एग्जाम में ये वाली पूछी जाती है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, बड़े बैंकों का बड़ा फायदा। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। भारत का देखिए वैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, लेकिन सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक ये। 14 बड़े बैंकों की बात करें तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो चौथे नंबर की पंचवर्षीय योजना थी उसमें किया गया था और टाइम पीरियड था 1969। भारत का पहला भुगतान पेमेंट बैंक 2016 में बनाया गया था और ये था एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला भुगतान पेमेंट बैंक है। यूपीआई की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को बनाया गया था 2016 में ही, इसको भी बनाया गया था। और ये जो अंडर में काम करता है एनपीसीआई के अंदर, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। इसको बनाया गया था 2008। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। आरबीआई इसको जारी करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको जारी करता है, आरबीआई इसको जारी करता है। और इसके अंदर 6 सदस्य होते हैं कुल मिलाकर। 3 सदस्य जो होते हैं इसके, 3 सदस्य भारत सरकार के द्वारा, 3 सदस्य भारत सरकार, आप अच्छे से नोट कर लेना इसको, भारत सरकार इसके अंदर नॉमिनेट करती है। और 3 सदस्य इसके अंदर जो नॉमिनेशन होता है, 3 सदस्यों का नॉमिनेशन होता है आरबीआई के द्वारा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इसके अंदर जो सदस्य होते हैं कुल 6 सदस्य होते हैं। कभी भी पूछ ले कि इसके अंदर 3 सदस्य कौन देता है, भारत सरकार, और 3 सदस्य आरबीआई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के द्वारा हाल ही में एक सूचकांक जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा के लिए अच्छा काम करने में 2019 से लेकर 2023 तक गिरावट दर्ज की गई है। आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। तो ये गिरावट दर्ज की गई है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर। देखिए 19 से लेकर 23 तक की बात करें, पहले इसके पास 74 पॉइंट थे 100 में के, अभी इसके पास 45 पॉइंट है, यानी कि सबसे ज्यादा गिरावट इसके अंदर दर्ज की गई है। और गिरावट जो है ये है 29 पॉइंटों की। चलिए आगे बात करते हैं FSSAI के बारे में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको जो बनाया गया था, देखिए आप इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम यानी कि एक्ट और जोड़ना है बस इसमें। ये एक्ट आता है 2006 में। 2006 में आसान है इसे याद करने का तरीका। देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण किसको कहा जाता है, FSSAI को। और अधिनियम कब आया था, तो बस प्राधिकरण इसमें का हटाना है और एक्ट लगाना है, ये 2006 में आता है। 2006 में देखिए एक्ट आता है और 5 सितंबर 2008 को FSSAI को बनाया जाता है। ये कार्य करना स्टार्ट कब से करती है, तो कार्य करना स्टार्ट करती है 2011 से। 2011 से कार्य करना स्टार्ट करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें यानी किसके अंडर काम करती है, तो ये करती है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए एग्जाम के लिए। जैसे बाजरा वर्ष की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है यूएन ने। बहुत बच्चे अभी जो नए होंगे उन्हें यूएन का भी नहीं पता होगा, यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन जो है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1945 में बनाया गया था।
तो इसी के द्वारा भारत के प्रयासों से अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। तो 2023 का जो वर्ष है हम उसको मना रहे हैं बाजरा वर्ष, यानी कि मेल्ट वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इट्स राइट स्टेशन की बात करें तो जून 2023 तक जो इसका टैग मिल चुका है, जिसको प्रमाण पत्र मिल चुका है, ये स्टेशनों को दिया जाता है। ये भी FFSAI के द्वारा ही दिया जाता है। इसमें क्या होता है, ये उन स्टेशनों को दिया जाता है जो खाद्य मतलब जो वहाँ पर फूड मिलता है उसके लिए अच्छा काम करते हैं, जो बेस्ट फूड प्रोवाइड कराते हैं स्टेशनों पे। अभी तक ये 66 स्टेशन हो चुके हैं। 66 ऐसे स्टेशन हैं जिनको ये टैग मिल चुका है। विश्व खाद्य दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और इसकी थीम आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम है। थीम है इसकी वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है जो आपके एग्जामों में पूछी जा सकती है। वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। 2023 का जो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है 16 अक्टूबर को, उसकी थीम रखी गई है। FFSI के बारे में मैंने आपको सभी चीजें बताई दी हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, यदि इसकी बात करते हैं तो इसमें प्रथम स्थान जो है ये भी FFSI के द्वारा ही जारी किया जाता है। इसमें केरल पहले स्थान पर है, तो प्रथम जो है इसमें केरल है। आगे जो अगला क्वेश्चन है ये है, देखिए, भारत गौरव ट्रेन यात्रा। ये ट्रेन यात्रा आपसे पूछी जा रही है कि कहाँ के लिए स्टार्ट हुई है, तो ये हुई है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए। किसने की है, तो रेल मंत्रालय के द्वारा भी भारत सरकार ये ट्रेन चलाएगी। किस पर्पज से चलाएगी, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। देखिए 16 नवंबर को ये ट्रेन चलेगी और पूर्वी जो भारतीय है, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनके लिए चलेगी ट्रेन। इसके अंदर क्या है, देखिए उद्देश्य है इसका एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, देखो अपना देश। दरअसल ये जो योजना आती है, योजना 2014 और 15 में योजना आती है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इसलिए इस ट्रेन को चलाया गया है कि इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। ये है आपका पूर्वोत्तर भारतीय मैप, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। देखिए यहाँ पर बात करें तो ये 7 राज्य हैं जो पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में गिने जाते हैं। इसमें असम वो एकमात्र राज्य है, असम एकमात्र वो राज्य है जो इन सभी 6 के 6 राज्यों से सीमा साझा करता है, इसलिए इनको कहा जाता है 7 सिस्टर। 7 सिस्टर स्टेट के रूप में इनको जाना जाता है। असम की सीमा इन सभी राज्यों से लगती है। और इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें इन राज्यों में, तो म्यांमार का जो बॉर्डर है वो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से साझा होता है। चीन की बात करें तो चीन से देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर साझा होता है। भूटान से बात करें तो भूटान से आपका 4 राज्यों का बॉर्डर साझा होता है। इधर सिक्किम का होता है, इधर पश्चिम बंगाल का होता है और इधर आसाम का होता है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा एकमात्र वो राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो कुछ ही मैपिंग बेस आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि पूछ लेता है कि म्यांमार से किस राज्य की सीमा लगती है या नहीं लगती, या भूटान से किस राज्य की सीमा लगती है या नहीं लगती। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, पूर्वोत्तर शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें एक तो आ जाएगा आपका मणिपुरी और दूसरा है सतरिया। 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। सतरिया को 2000 के अंदर जो है इसको शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया था। लोकटक झील का बात करें तो ये मणिपुर के अंदर आ जाएगी, मणिपुर। अमृत वृक्ष योजना जो है, आंदोलन योजना नहीं है, एक प्रकार की ऐप, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल लॉन्च किया है असम सरकार ने। चाचिन चराई महोत्सव काफी इंपॉर्टेंट महोत्सव है, एग्जामों में काफी बार पूछा भी जा चुका है। ये अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में मनाया गया, अरुणाचल प्रदेश है।
अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया गया है। अस्फा कानून की बात करें तो अस्फा कानून पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में लगा हुआ है। हाल ही में इसकी सीमा को बढ़ाया गया था, 6 महीने के लिए लगता है। इसका अस्फा एक्ट जो आता है, अस्फा एक्ट 1958 ईस्वी में आता है। और अभी जो इसकी सीमा बढ़ाई गई है, ये सीमा देखिए, एक तो बढ़ाई गई है आसाम के अंदर, आसाम के अंदर यानी कि असम के अंदर बढ़ाई गई है, दूसरा आ जाएगा मणिपुर के अंदर बढ़ाई गई है, और तीसरा नागालैंड के अंदर, नागालैंड, इन तीनों के अंदर बढ़ाई गई है। ये सीमा इसकी 6 माह की, एक बार में 6 माह के लिए ही लग सकता है। इसके अलावा बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश में के भी कुछ जिलों में लगा हुआ है, और उसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर जो है वहां पर भी ये लगा हुआ है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। कुकी और मतई जनजाति की बात करें तो इसका हाल ही में विवाद आपको देखने के लिए मिला था, ये मणिपुर के अंदर पाई जाती है। मणिपुर के अलावा वैसे और भी जो इसके मणिपुर के नजदीक के जो भी राज्य हैं उनमें भी ये पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, महिलाओं के कार्यबलों की भागीदारी का जो प्रतिशत है वो बढ़ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ा है। दरअसल पहले जो हुआ करता था, महिला जो है घर के काम के लिए रखी जाती थी, ज्यादातर यही काम था, ज्यादातर महिलाएं जो है घर का काम ही करती थी। और अब जो है उनके जो कार्यबल है अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ने लगे हैं। कितने प्रतिशत बढ़े हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रतिशत जो बढ़ा है वो 37% बढ़ा है। किसने ये रिपोर्ट जारी की है? तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है कि महिला कार्यबल की जो शक्ति है भारत के अंदर वो 37% हो चुकी है। देखिए, यहां बात करें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो इसमें महिला आरक्षण विधेयक आ जाएगा। महिला आरक्षण विधेयक जो है, इसमें कहा गया है कि जो संसद है उसमें 33% जो आरक्षण उनको दिया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना इस क्वेश्चन की है। ग्राम पंचायत में महिलाओं का जो आरक्षण है, जो देखिए ये स्टार्ट होता है 73वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 ईस्वी में। इसमें दिया जाता है 1/3, या तो एग्जाम में आएगा या 33% आएगा। तो ग्राम पंचायत में पहले से ही महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 33%। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो संविधान संशोधन हुआ था ये 103 नंबर का हुआ था, और ये था आपका 2019 में। 2019 में संविधान संशोधन हुआ, और इसमें यह कहा गया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको 10% का आरक्षण दिया जाए नौकरी के अंदर। अनुच्छेद 330 की बात करें तो यह हाल ही में चर्चा में रहा था। देखिए, एससी और एसटी इनके आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण का प्रावधान किसके अंदर? तो लोकसभा के अंदर। लोकसभा में इसका आरक्षण है 330 के तहत। अनुच्छेद 331 इसके अंदर एग्लो इंडियन है। एग्लो इंडियन जो हैं इनके आरक्षण के बारे में बताया गया था, लोकसभा में इनके आरक्षण के बारे में बताया गया। और एग्लो इंडियन जो है इनका जो आरक्षण है ये खत्म किया गया है 105वें संविधान संशोधन के द्वारा 2021 में। तो अभी इनका आरक्षण खत्म हो चुका है। ये तीनों चारों पॉइंट आपके लिए काफी इंपोर्टेंट। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसके बाद सभी क्वेश्चन वन लाइनर की फॉर्म में रखे हैं। इसमें देखिए, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है। ये किसको मिला है? तो ये मिला है देखिए नंदिनी दास को। किस वजह से मिला है? तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो ब्रिटिश एम्पायर के बारे में बताती है, भारत में उसका उदय कैसे हुआ। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम आप नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट नाम है कोडिंग इंडिया। तो कोडिंग इंडिया में इन्होंने इंग्लैंड, मुगल, इंडियन एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के बारे में बताया है। और उन्होंने बताया है कि जब सर जो थॉमस रो थे वो भारत आते हैं 1615 ईस्वी में। किसके शासनकाल में आते हैं? तो ये आते हैं जहांगीर के। जहांगीर के शासनकाल में भारत आते हैं, और कैसे इन्होंने जो व्यापार करने की अनुमति ली थी उसके बारे में इन्होंने बताया है। इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2013 की विनर है।
चलिए, पीएम मोदी ने देखे दिल्ली के प्रगति मैदान के अंदर अभी हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया समिट का उद्घाटन किया है, और इसके अंदर कुछ देश जो हैं वे भागीदारी देश होंगे और कुछ देखे सहयोगी देश भी होंगे। तो इसके अंदर जो भागीदारी देश है वो है नीदरलैंड, और सहयोगी जो देश है यानी फोकस कंट्री जो हैं वो जापान और वियतनाम है। इसके अंदर भारत के देखिए बहुत सारे जो राज्य हैं उनमें से फूडों का प्रदर्शन किया जाएगा, और ये सब जो हो रहा है, ये जो हम मिलेट वर्ष मना रहे हैं, जो बाजरा वर्ष मना रहे हैं 2023 के लिए, उसी के लिए। तो आप सीधा सीधा पूछा जाएगा वर्ल्ड फूड समिट जो है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? दिल्ली प्रगति मैदान में किया गया है। कौन सा देश इसके अंदर भागीदारी देश है? नीदरलैंड है, और जापान और वियतनाम इसके अंदर फोकस कंट्री है। आगे ये सभी क्वेश्चन है, हालांकि इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी इंपोर्टेंट है, बाकी सभी क्वेश्चन कोई खास नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है, डॉक्टरों के लिए एक पंजीकरण आया है जिसमें लॉन्च किया गया है कि एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। दूसरा आएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने एक समझौता किया है यूएई के यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमीरात के साथ, यूएई। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हाल ही में जो है भारत ने शिक्षा के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये देश का नाम याद रखें। राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो देखिए इसकी 6ठी बैठक हुई है जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है, और इसको जो बनाया गया था कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 की एक समिट हुई थी पेरिस के अंदर, उसमें मनाया गया था। पेरिस मतलब फ्रांस के अंदर हुई थी, और इसको बनाने वाले जो देश थे फ्रांस और भारत था। इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था 2015 में, इसलिए इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका काम क्या है? जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसको बढ़ावा देना इसका काम था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। इसका हेडक्वार्टर यदि पूछा जाए तो गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। थाईलैंड की बात करें, देखिए इसने अभी जो है 10 नवंबर से भारतीयों के लिए जो टूरिस्ट वीजा है उसको फ्री कर दिया है। अब कोई भी फ्री वीजा घूम सकता है, कहां पर? थाईलैंड में। इससे पहले की बात करें तो श्रीलंका ने अभी 4-5 दिन पहले न्यूज है। दूसरे की बात करें तो दूसरा देखिए यहां पर है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। यह मनाया गया है 2 नवंबर को। केंद्र सरकार ने भारत के देखिए सड़क दुर्घटना के लिए, ये वैसे कोई खास क्वेश्चन नहीं, इसमें डिस्कस भी नहीं करना है, इसमें केवल इतना कहा गया है कि भारत के अंदर जो दुर्घटनाएं हैं वे बढ़ी हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो दुर्घटनाएं हुई हैं वो हुई हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये कुछ इतने क्वेश्चन थे, और यदि आप वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं था कि जो गलत हो गया हो। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।